नमस्ते साथियों। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के अंदर जो टॉपिक अपना चल रहा था वो था ठोसों के विद्युतीय गुण या ठोसों में चालकता के गुण। और इसमें हमने स्वचालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया था। और मैंने बैंड सिद्धांत है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। इसके बाद आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो आएगा अर्धचालक के प्रकार। इसमें दो प्रकार इंपॉर्टेंट बनते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो टॉपिक क्या आज का? अर्धचालक के प्रकार। यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, अर्धचालकों के प्रकार या अर्धचालक कहते हैं अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 2 हिस्सों में। कल हमने अर्धचालक की परिभाषा पढ़ी थी कि वे पदार्थ जो 0 केल्विन पर या परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, सामान्य ताप पर या ताप बढ़ाने पर स्वचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता नेज या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा होगा अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक, जिसमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। तो वो तो नॉर्मल परिभाषा। तो यहाँ से आपको याद करना है कि अर्धचालक के प्रकार की बात करें तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसका जो पहला प्रकार है उसको हम नाम देते हैं नेज। क्या लिखा है? नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा इसके अंदर आता है आपका अपद्रव्य अर्धचालक, ये जिसको हम बोलते हैं डोपिंग अर्धचालक। तो नाम ही इनका काफ़ी है समझने के हिसाब से कि अर्धचालक के 2 प्रकार होंगे। पहला प्रकार नेज का मतलब पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है अपद्रव्य डोपिंग, मतलब ऐसे अर्धचालक जिसमें किसी अन्य की अशुद्धि मिला दी जाती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इस अपद्रव्य अर्धचालक के 2 प्रकार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक का मतलब वे शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि नहीं मिलाती, वे शुद्ध अर्धचालक जो 0 केल्विन पर कुचालक और ताप बढ़ाने पर स्वचालक की भांति व्यवहार करते हैं, वो नेज अर्धचालक या स्वचालक कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस नेज अर्धचालक के परमाणु के मध्य जो सहसंयोजक बंद होता है वो टूट जाता है। सुना बात गौर से कि सहसंयोजक बंद होता है वो टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं? 0 केल्विन पर कुचालक होते हैं और सामान्य ताप पर भी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है। इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें किसी अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। फिर इसको हम वहाँ से डिवाइड करते हैं कि अशुद्धि हमने क्या मिलाई, क्या चीज़ हम इसके अंदर मिला रहे, उसके आधार पर हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एन टाइप के अर्धचालक और दूसरे को बोलते हैं हम पी टाइप के अर्धचालक। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी? नोटबुक पेन उठा लिया होगा, क्योंकि साथ में आप जैसे जैसे मैं लिखता हूँ साथ में लिखते हो, काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर हम साथ में आप नोट्स बना लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इससे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल और काफ़ी ऐसा महसूस होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से समझना, हमने स्टार्ट क्या किया? अर्धचालक के प्रकार। पहला अर्धचालक का प्रकार नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक है वो हम किसको कहेंगे? तो क्या लिखेंगे कि वे शुद्ध ठोस पदार्थ। क्या लिखा है? वे शुद्ध ठोस पदार्थ जो परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, वे शुद्ध ठोस पदार्थ जो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति
तथा ताप बढ़ाने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें नेज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ताप को बढ़ाने पर इनमें चालकता में वृद्धि क्यों होती है। तो सीधा सा एक आंसर दोगे कि जब ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, तो इनके मध्य जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाएंगे, जिनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के कारण ये चालकता दर्शाते हैं। तो ये लाइन थोड़ी सी अच्छी है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन जाते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर इनमें उपस्थित सहसंयोजक बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो नॉर्मल शुद्ध तो वर्ग 14 तत्व, आवर्त सारणी में वर्ग 14 के तत्व कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल याद करना है। एक तो इसका शुद्ध सिलिकॉन Si और शुद्ध जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और सिंपल सी बात याद रखनी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं हो तो, कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक का एग्जाम्पल उदाहरण आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक तो सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम शब्द ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो ये तो था आपका पहला नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। इसके बाद हम इसके दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं। जो दूसरा प्रकार है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर दूसरा, जिसको हम बोलते हैं अपमिश्रण, या जो दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है तो अपमिश्रण या अपद्रवी अर्धचालक ऑब्लिक डोपिंग अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक ऑब्लिक डोपिंग अर्धचालक की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि वे शुद्ध अर्धचालक या वे शुद्ध पदार्थ जो सामान्य ताप पर कुचालक या अचालक होते हैं, लेकिन उनमें किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाने पर उनकी चालकता गुणों में वृद्धि हो जाती है, उसे हम अपद्रव्य अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जो अशुद्धि मिलाते हैं उस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जो
सामान्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करें? अचालक। तो सामान्य ताप पर अचालक की भांति व्यवहार करते, सामान्य ताप पर अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, तो उसे अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया, क्या लिखा है? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण ऑब्लिक डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया अपमिश्रण या डोपिंग कहलाती है। यह अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना है, जहाँ से पहला होता है एन प्रकार के अर्धचालक, दूसरा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। एक तो होता है एन प्रकार के अर्धचालक, दूसरा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। तो जो अपनी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्यतः यहीं से आता है कि एन प्रकार के अर्धचालक या पी प्रकार के अर्धचालक की हम बात कर लें तो रिपीट करते हैं कि अर्धचालक के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा था? अपद्रव्यी अर्धचालक या डोपिंग अर्धचालक। नाम से क्लियर है कि ये सामान्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करेंगे? अचालक की। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दी? अशुद्धि, तो इनकी चालकता में क्या हो गई है? वृद्धि। इनकी चालकता में क्या हो गई है? वृद्धि हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। और अशुद्धि मिलाने की ये प्रक्रिया, अशुद्धि मिलाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है, अपमिश्रण कहलाती है। और यह अपद्रव्यी अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो होगा एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अब देखो इसको हम समझेंगे। मैं पहले मिटा देता हूँ इसको। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसमें आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब देखो कि यहाँ एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में बच्चों में अगर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो वो यहीं पर होता है कि एन वाला कौन सा होगा और पी वाला कौन सा होगा। आपने 11th क्लास के अंदर आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा और उसके अंदर 11th क्लास में आपने आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा और उसके अंदर पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक के तत्व आपने पढ़े होंगे। और पी ब्लॉक आवर्त सारणी में कौन से वर्ग से स्टार्ट होते हैं? 13 से लेकर 18 तक। तो ये 3 वर्ग के तत्व आपको इस क्लास में याद करने, वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15। देखो यहाँ पे हम बात करें कि वर्ग 14 तत्वों को याद करने का तरीका आपको पता होगा, सीखा होगा। कैसा भी हो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए। वर्ग 14 के तत्वों को याद करने का तरीका क्या था? किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं मेरा वाला तरीका आप काम में लोगे, कोई भी तरीका आप काम में ले सकते हो। तो तरीका क्या था अपना कि काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु।
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये कौन से वर्ग के तत्व हैं आपके? वर्ग नंबर 14। अब हम बात करें वर्ग नंबर 13। वर्ग नंबर 13 के लिए आपने याद करने का तरीका क्या बनाया था? वर्ग नंबर 13 के लिए क्या था? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या था? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वर्ग नंबर 13 के तत्व हैं। अब अगर हम बात करें वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 15 क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अब क्या होता, सुन लेना मेरी बात। अभी आपको याद हो तो जब आपने शुद्ध अर्धचालक पढ़ा था तो शुद्ध अर्धचालक में दो तत्व आपने पढ़े थे, एक तो सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 14वें वर्ग के तत्व हैं। क्लियर होना चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से वर्ग के तत्व हैं? आपके 14वें वर्ग के तत्व हैं। अब बेटा 14वें वर्ग का मतलब क्या होता है कि इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। 14वें वर्ग में के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अब क्या होता है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में या तो हमने कहा अपद्रव्य अर्धचालक पढ़ रहे हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में या तो हम वर्ग नंबर 13 या वर्ग नंबर 15, या तो हम वर्ग नंबर 13 या वर्ग नंबर 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे। वर्ग नंबर 14 के अंदर या तो हम वर्ग नंबर 13 की अशुद्धि मिलाएंगे या वर्ग नंबर 15 की अशुद्धि मिलाते हैं, और इनको मिलाने से एन टाइप और पी टाइप दोनों प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। अब वो समझो कैसे। अगर 13वें वर्ग की बात करें तो आप किसी को भी मिला अशुद्धि के रूप में मिला सकते हैं। हमने सपोज किया कि 13वें वर्ग में या तो हम मिलाएंगे बोरोन या मिलाया मैंने एल्यूमिनियम। किसकी बात करें? या तो मिलाएंगे हम बोरोन या हम मिलाएंगे क्या? एल्यूमिनियम। तो 13वें वर्ग के अंदर हम बोरोन या एल्यूमिनियम मिलाते हैं। ठीक है, 13वें वर्ग के हम क्या मिलाएंगे? बोरोन या एल्यूमिनियम। कि कौन से वर्ग के तत्व में? 14वें वर्ग में। या 15वें वर्ग की बात करें तो 15वें वर्ग भी मिला सकते हैं। मिलाने में कोई भी मिला सकते, कोई मना नहीं, लेकिन हम समझने के हिसाब से या 15वें वर्ग में कितने तत्व हम ले लेते हैं? फॉस्फोरस या आर्सेनिक। फॉस्फोरस या आर्सेनिक। अब सुना गौर से, 15वें वर्ग का मतलब क्या हुआ कि इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। और 13वें वर्ग का मतलब क्या हुआ? इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनना, सपोज किया कोई सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कोष में, किसके? सिलिकॉन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। 1 2 3 4। ठीक है। अगर आपने इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी तो 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो यहाँ पर सपोज करो आपने फास्फोरस मिला दिया, तो सिलिकॉन के कुछ परमाणु के स्थान पे क्या आ जाएगा? फास्फोरस। अब फास्फोरस में परमाणु कितने होते? 5। तो सिलिकॉन में 4 थे, उसमें कितने हो गए? 5। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो जब 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से समझो, अगर आपने इस 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, जैसे आपने सपोज करो बोरोन मिला दिया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन बोरोन में तो 3 ही होंगे बाहरी कोष में, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसको यहाँ से याद किया कि 1 इलेक्ट्रॉन कम। अब सुना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब कौन सा चार्ज ज़्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब 14वें वर्ग के तत्वों में आप 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाओगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। इस कारण से वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्व मिलाते हैं तो उसे n प्रकार के अर्धचालक कहेंगे। अभी मैं इसको डिटेल से पूरा लिखवा दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बूस्टर साथ है आपके। तो ये याद करना कि जब 14वें वर्ग में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, फिर से रिपीट, जब 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तब n प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होगा।
कौन से का? एन प्रकार का। अब देखो, अगर आपने 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अर्थात जैसे ही आप 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दोगे तो आपके कौन सा अर्धचालक बन जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक? पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि 14वें वर्ग में यदि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन टाइप, और 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। इसको मैं डायग्राम के सहित एकदम अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो, इसको यहाँ से मिटाते हैं हम। ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री के साथ साथ किसमें? फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपको दिया गया है। तो अब देखो कि हमें कितने प्रकार के अर्धचालक पढ़ने हैं? 2 प्रकार के। तो बोर्ड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। बोर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं? इसको यहाँ से हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इधर तो हम हेडिंग में लिख लेते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एन प्रकार के, नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? एन प्रकार के अर्धचालक। और यहाँ हम लिख लेते हैं पी प्रकार के। ये पी टाइप बोल दो, एक ही बात है। पी प्रकार के अर्धचालक। यहाँ हो गया एन प्रकार के अर्धचालक, उधर लिख दिए पी प्रकार के अर्धचालक। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो एन प्रकार के अर्धचालक है, इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं, जिससे अपने को किसी चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो, सबसे पहले अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि जब वर्ग संख्या 14, क्या लिखा है? जब वर्ग संख्या 14 के तत्व। अब वर्ग संख्या 14 में मुख्यतः हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो जब वर्ग संख्या 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम, सही है। जब वर्ग संख्या 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में वर्ग संख्या 15 के तत्व, वर्ग संख्या 15 के तत्व। अब वर्ग संख्या 15 में आप कोई भी तत्व मिला सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम जो काम में लेते हैं वो फॉस्फोरस या आर्सेनिक। तो वर्ग नंबर 14 के तत्व में वर्ग नंबर 15 के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो सीधी बात है, 14वें वर्ग में जब 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाएगी तो कौन सा अर्धचालक बनेगा? एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझो कि जैसे सपोज करो आपने एक सिलिकॉन लिया था, तो सिलिकॉन के परमाणु ऐसे होंगे, सिलिकॉन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में, कि जल्दी से आपको ये समझ में आ जाए डायग्राम। देखो यहाँ पे हो गया। अब सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। सिलिकॉन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, 1 2 3 4। तो सबके बाहरी कोश में आप कितने इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो, दिखा सकते हो? 4 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिया। ठीक है। अब ये आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये आपस में किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। इनके आगे पीछे और परमाणु होंगे सिलिकॉन के, इस प्रकार से। तो
अब आपने क्या किया कि इस 14वें वर्ग में किसकी अशुद्धि मिला दी? 15वें वर्ग की फॉस्फोरस या आर्सेनिक मिला दिया। हमने सपोज किया कि आपने क्या किया, इस 14वें में फॉस्फोरस को मिला दिया, पी को। अब कुछ मात्रा में मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में, 14वें वर्ग में कुछ मात्रा में आपने फॉस्फोरस को मिला दिया, तो कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पे फॉस्फोरस का परमाणु आ जाएगा। सबको पता है नहीं, मात्रा कम मात्रा में हम मिला रहे हैं, तो कुछ सिलिकॉन परमाणु के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका फॉस्फोरस परमाणु आ जाएगा। तो हमने यहाँ से समझा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या मिला दिया, फॉस्फोरस। अब आप सभी जानते हो कि फॉस्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 4 तो ये यहाँ आ गए, सिलिकॉन चला गया अपने परमाणु को लेकर, उसके स्थान पर कौन आ गया? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 4 तो ये आ गया, और 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा? 5वां इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये 5वां इलेक्ट्रॉन। अभी 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री अवस्था में रह गया, मुक्त अवस्था में 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अयगमित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये इसका डायग्राम था, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब एन प्रकार के अचालक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप 2 लैंग्वेज में 2 लाइनों में वो लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर लिखना चाहें कि, और आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन हो जाए कि सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस को कुछ मात्रा में मिलाने पर सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं के स्थान पर फॉस्फोरस परमाणु आ जाता है। सीधी बात है कि सिलिकॉन में आप कुछ मात्रा में फास्फोरस मिला दोगे तो सिलिकॉन के कुछ परमाणु के स्थान पे कौन आ जाएगा? फास्फोरस के परमाणु आ जाते हैं। जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में फॉस्फोरस के पास, जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में फॉस्फोरस के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। बड़ा सीधी सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन अधिक है या नहीं? तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। जो किसकी भांति? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है, जिससे विद्युत का चालन होता है। जिससे क्या होता है? विद्युत का चालन। हाँ, एक और जानना ना कि n प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा का वाहक किसको मानते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को मानेंगे। किसको मानेंगे? तो उम्मीद है यहाँ से आप हर चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, इसमें आ जाओ कि जब वर्ग संख्या 14 के तत्व में, सेम इसी में ऐसे लिखेंगे कि अगर इसको हमें हल करना है, इसको अगर हमें हल करना है तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर इसको हमें ढंग से डिटेल से समझना है तो इसको हम क्या करेंगे? अब इसी पर आते हैं कि जब वर्ग संख्या 14 के तत्व, क्या लिखा है? जब वर्ग संख्या 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में वर्ग संख्या 13 के तत्व बोरोन एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि 14वें वर्ग में 15वें वर्ग की मिलाई तो एन टाइप, और 13वें की जब 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक कहेंगे। अब यहाँ से आप ये डायग्राम जरूर समझना जो अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन
थोड़ा छोटा बना लो कि अपने को स्पेस, इसमें थोड़ी सी स्पेस की आवश्यकता होगी, ठीक है। और प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितना परमाणु होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये डायग्राम की कंडीशन होती है, अपने समझ गए। बनाना अब आपको आसानी से आ गया होगा कि इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इस सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या लिख रहे हैं हम, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम क्या मिलाएंगे, बोरोन या एल्यूमिनियम, तेरे वर्ग का तत्व मिलाएंगे। अब देखो यहाँ पे बोरोन, जैसे सपोज किया बोरोन मिलाया, तो बोरोन के बाहरी कोष में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जो शब्द मैं बता रहा हूँ वो समझने की आप कोशिश करना, जहाँ से अपने कैसे कि देखो सपोज करना ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सपोज करते हैं इन इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पे रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ये स्थान मैंने उनको गोला बना के समझा दिया, यहाँ पे सपोज किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। अब यहाँ से जब सिलिकॉन चले गए, सिलिकॉन चला गया तो सिलिकॉन जाएगा तो उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे उसके साथ वाले। अब सिलिकॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन भी चले गए। अब एक विशेष बात कि इलेक्ट्रॉन जिस स्थान में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहेगा उसको नॉर्मली हम धनात्मक छिद्र या होल कहते हैं। कि ये जो स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम मान रहे हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि धनात्मक छिद्र, या उसको हम क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धनात्मक छिद्र, या इसको हम क्या बोल देते हैं, होल। अब इसके स्थान पे आपका बोरोन आएगा, बोरोन आया तो लो जी यहाँ पे मैंने बोरोन लिख दिया। और बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, 1 2 3। बात समझ में नहीं आई, तो ये एक धनात्मक छिद्र या होल है, वो खाली रह जाएगा। अब देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी। अब ये धनात्मक छिद्र खाली हो गया तो क्या होगा कि सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, समझना, सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये स्थान खाली हो जाएगा। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये स्थान खाली हो जाएगा। तो देखने में आपको ये लगेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इस धनात्मक छिद्र में से कूद के प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉन का इनमें ट्रांसफर होगा। तो देखने में आपको ये लगेगा कि ये धनात्मक और पहले यहाँ तक, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो इसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि जब पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं तो इनमें जो आपका धनात्मक छिद्र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जंपिंग लगाएंगे, प्रवेश करेंगे, आगे वाले में जाएंगे, तो उससे वो विद्युत धारा वहाँ प्रवाहित होती है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का मेन कारण क्या होता है, धनात्मक छिद्र या होल के माध्यम से होता है। तो इसको चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसमें अपनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हो। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेम कि सिलिकॉन क्रिस्टल में फास्फोरस यानी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोरोन। तो इसीलिए मैं जरूर लिखेंगे कि सिलिकॉन क्रिस्टल में बोरोन को कुछ मात्रा में मिलाने पर सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर, सिलिकॉन परमाणु के स्थान पे कौन सा परमाणु, बोरोन परमाणु आ जाता है, जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में बोरोन के पास, सेम बेटा ये काम है, जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में बोरोन के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसमें ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या होगा, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो जिसके कारण सिलिकॉन की तुलना में बोरोन के पास, तीसरा बोरोन के पास यहाँ लिख देता हूँ, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होता है, जिससे बोरोन के पास जिससे बोरोन के पास एक धनात्मक छिद्र या होल बनता है, धनात्मक छिद्र या होल बनता है, जिसमें निकटवर्ती सिलिकॉन
का इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे निकटवर्ती सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और बेटा इसी के कारण निकट अब इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, जिसके कारण, और फिर भाव बनेगा तो उसमें आगे वाला जिसके कारण, ये लिखना बेटा बाकी बात कि जिसके कारण इनमें विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है कि जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होती है उनकी चालकता थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही आप उनमें कुछ मात्रा में अशुद्धि मिला दोगे तो उनकी चालकता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उनकी चालकता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये अपना एक टॉपिक था कि अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में? अर्धचालक के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक छोटी सी बात हो गई, अर्धचालक के प्रयोग उपयोग। तो क्या होता है कि पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को बना के एनपी संधि डायोड बनाया जाता है, जिनका उपयोग बहुत से स्थानों पर किया जाता है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे जिससे। और ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में इसका अंतर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ठीक है, अब 2-3 बातें और बता दूं मैं इसी में कि ज़्यादा लिखना ना पड़े अपने को। कि देखो कभी कभार एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों का दूसरा नाम भी दे देते थे। सुनना, सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन 4 थे, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इस प्रकार के अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये ग्रहण करेगा, तो ग्राही हो गया। तो इसे एन प्रकार के अर्धचालक को आप इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक कह सकते हो, और पी प्रकार के अर्धचालक जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो ग्रहण करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक भी कह सकते हैं। मैं साइड में जगह लिख देता हूँ आपके, जिससे आपको थोड़ा सा ये इजीली है और आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए। तो एन प्रकार का अर्धचालक है, इसके लिए आप क्या याद करोगे? इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक, या इलेक्ट्रॉन धनी भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता में ज़्यादा है तो इसे इलेक्ट्रॉन दाता ओब्लिक इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी कहते हैं। किसको? एन प्रकार के अर्धचालक को। अब जब पी प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो इसको यहाँ लिख देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन न्यून या अलग है इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्या लिखा है? इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते बड़े ज़्यादा पी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून और इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। और यहाँ एक थोड़ा सा एक पॉइंट और बना दूँ कि इन अर्धचालक के उपयोग की बात करें, इन अर्धचालक के हम उपयोग की बात करें तो उपयोग की बात में हम ये समझ सकते हैं कि एन व पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ के एनपी संधि डायोड बनाया जाता है, जिसका उपयोग एससी को डीसी में बदलने में किया जाता है। सुन सकते हो कि एन व पी प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़कर एनपी संधि डायोड बनाया जाता है, जिसका उपयोग एससी को डीसी में बदलने में किया जाता है। तो ये आपके अर्धचालक का एक हो गया। अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ कि क्या लिखना है। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक को मिलाने पर एन पी संधि डायोड बनता है, जो एससी धारा को डीसी धारा में बदल देता है। तो उम्मीद है ये आपको आ गया होगा। और कल की क्लास में इस चैप्टर का अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया है, पदार्थों के ठोसों के चुंबकीय गुण।
कौन से? टोसो के चुंबकीय गुण। और उसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, गर्मी भी बहुत है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा, पसीने बहुत आते हैं। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।